पतंजलि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 1410 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। राष्ट्रपति के हाथों मेडल पाकर खिले चेहरे। चारधाम देवस्थानम बोर्ड जल्द आएगा फैसला। उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी 89 पेजों की रिपोर्ट। देहरादून में पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर तैयारी तेज। 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। तैयारी में जुटे नेता। 4 दिसंबर को उत्तराखंड वासियों को करेंगे पीएम मोदी संबोधित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र से पहले क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे
कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया गया और जानकारी दी गई कि इस बार शीतकालीन सत्र किस तरीके से चलेगा, क्या मुद्दे रहेंगे। और विपक्ष को पहले ही पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि चर्चा करें, लेकिन सदन की गरिमा का भी सम्मान करें। फिलहाल अब उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दे कि 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं राष्ट्रपति। आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ सीएम धामी भी शामिल होंगे। तो आपको जानकारी दे दे कि देहरादून के पास हरिद्वार में इस वक्त राष्ट्रपति मौजूद हैं और आपको ये भी बता दें कि आज शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। विशाखा चौधरी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। विशाखा, जानकारी दीजिए, राष्ट्रपति का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरह से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति का वो तय हुआ था हरिद्वार में, और उसी के अनुरूप उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लगभग 1410 विद्यार्थियों को उनकी जो उपलब्धियां हैं, डिग्रियां हैं, वो उनको दी, उपाधि उनके द्वारा दी गई। और इसी के साथ आज उनके द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एशिया का लगभग जो सबसे पहला बाल्टिक सांस्कृतिक केंद्र है उसका अवलोकन उनके द्वारा किया जाएगा, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित है, और पौधारोपण उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद उनके द्वारा जिस तरह से ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुआ गया और
और जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री धामी भी राष्ट्रपति के साथ कल भी सम्मिलित थे दीक्षांत समारोह में पतंजलि विश्वविद्यालय के, और आज भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में इसी के साथ जो शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है वहां पर भी राष्ट्रपति जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो धार्मिक कार्य हैं या फिर जो कहिए कि जितने भी जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो शांति कुंज में किए जाते हैं, शांति कुंज के द्वारा किए जाते हैं। कई फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा देश भर के लोगों की मदद के लिए चलाई जाती है। तो एक बड़ा जो फाउंडेशन है शांति कुंज वो हरिद्वार में स्थित है, वहां पर राष्ट्रपति जाएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है जो आज पूरे दिन रहने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हरिद्वार के अंदर। लेकिन खबर ये भी है कि राष्ट्रपति की ड्यूटी में लगे कुछ वीआईपी ड्यूटी में लगे कुछ पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरह से अभी कल जो था वो यह बात सामने निकल कर आई थी कि लगभग 250 से 300 जो कर्मचारी हैं वहां के, जहां भी रामनाथ कोविंद जाने वाले हैं, राष्ट्रपति जाएंगे, उस एरिया के सभी प्रशासन से, चाहे वो संबंधित कर्मी है, चाहे वो पुलिस कर्मी है या फिर वहां के आश्रम के कर्मचारी है, उन सभी के आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट कल आई है, जबकि कल राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था। तो जाहिर तौर पर यदि 250 से 300 सैंपल लिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट कल आई है तो उसमें से कुछ जो सैंपल है वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई, प्रशासन उसके बाद अलर्ट मोड पर था। जो भी रिपोर्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव आया उसी के हिसाब से राष्ट्रपति के जो ड्यूटी थी, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित हो या वहां पर जो पुलिस कर्मी थे उनकी, उन्हीं कर्मचारियों को वहां पर लगाया गया जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनको क्वारंटीन कर दिया। चलिए विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रपति का हरिद्वार में यह कार्यक्रम आज रहने वाला है, शांति कुंज कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चारधाम देवस्थानम बोर्ड जल्द इसका फैसला आएगा। उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को 89 पेजों की रिपोर्ट सौंपी है। अध्ययन के बाद निर्णय लेगी धामी सरकार। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ तो जन आंदोलन करेंगे तीर्थ पुरोहित। तो देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब से देवस्थानम बोर्ड को लेकर चर्चाएं की जा रही थी और लगातार इसको भंग करने की बात की जा रही थी। फिलहाल आपको बता दें, उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को 89 पेजों की रिपोर्ट सौंपी है। अध्ययन के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। आपको बता दें, 28 नवंबर 2019 का वो समय था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल के 51 मंदिरों को श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड के अधीन कर दिया था और उसके बाद से ही ये मुद्दा गहराता जा रहा था और इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी पास कर दिया गया था। जिन मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन किया गया था उनके पुजारियों और हकदारियों का आरोप था कि उनके मंदिरों को बोर्ड के अधीन करने से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। पुजारी लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रही हैं और अभी भी ये विरोध लगातार जारी है और कई बार इसने आक्रोश और रैली का रूप भी लिया है। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, चुनाव नजदीक है और सबसे बड़ा मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा फिर एक बार उठ गया है। इस बार सरकार को मुश्किल हो सकती है इस मुद्दे से, क्योंकि 2019 का मुद्दा है। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। अब जब 89 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, धामी सरकार क्या फैसला कर सकती है और कब तक इस पर फैसला आ सकता है? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इस समय उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 में 28 नवंबर का वो दिन था जब त्रिवेंद्र सरकार ने ये देवस्थानम बोर्ड को बनाया था। तो कहीं ना कहीं तब से ही तीर्थ पुरोहित लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार इसको भंग करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी 30 तारीख तक का उसको समय दे रखा है कि 30 तारीख तक कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। और वहीं इसको लेकर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई थी जिसने 89 पेजों की रिपोर्ट अपनी यहाँ सरकार को सौंप दी है और सरकार इस पर अध्ययन करेगी और अध्ययन के बाद कहीं ना कहीं फैसला जरूर लिया जाएगा। लेकिन उसका ये सच है कि यदि इसको कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित लगातार नाराज चल रहे हैं और 2022 का चुनाव भी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ये कहना तीर्थ पुरोहितों का है कि 2022 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं इसके
विपक्ष में वोट करेंगे या फिर चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कहां पर कमी रख दी कि वो पुजारियों को इस वोट के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि पुजारियों का ये कहना है कि हमारा हक जाएगा, हमारे साथ सही नहीं किया गया सरकार की तरफ से। और अगर सरकार को देखें तो सरकार का कहना है इस बोर्ड के गठन से कहीं ना कहीं पुजारियों को मदद मिलेगी। जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से सरकार ने ये देवस्थानम बोर्ड बनाया है तो कहना कहीं सरकार की तरफ से यही कहना है कि इससे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके हुकूकों का कोई भी नुकसान नहीं होगा और साफ तौर पर कहना कहीं इससे जरूर मदद मिलेगी और उनके जो कार्य हैं वो जिस तरीके से चल रहे थे वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का वही इस पर आरोप है कि सरकार को पहले तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन देना चाहिए था, उसको उसमें विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद ये बोर्ड बनाना चाहिए था, क्योंकि उनके हकूकों की लड़ाई तीर्थ पुरोहित लगातार कह रहे हैं कि उनके हकूकों का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है और वो अपने हकूकों की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा ममता की लगातार तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं और तमाम तरह के धरने, प्रदर्शन और सचिवालय कूच, हाल ही में उन्होंने सचिवालय कूच किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल बीजेपी की ये खड़ा कर सकता है। मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ा कर सकता है, जाहिर है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसी मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में अगर इस वक्त भी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है, अगला कदम क्या होगा पुजारियों का भी और विपक्ष का भी? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि अब ये देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है और तमाम विपक्ष हो या फिर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो लगातार इसको लेकर आवाज खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है तो एक मुद्दा जरूर उनको मिल गया है और इसको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है इसको राजनीतिक रूप देने का कार्य किया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा फिर उठ चुका है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून की निरंजनपुर मंडी में सिर्फ उन्हीं आड़तियों, व्यापारियों, मजदूरों और पल्लेदारों के साथ साथ खरीदारी करने वालों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना के टीके के दोनों डोज लगे होने के साथ ही चेहरे पर मास्क लगाया हो। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंडी समिति प्रशासन की ओर से यह एहतियात कदम उठाया गया है। मंडी समिति उप निदेशक की ओर से आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आड़तियों और व्यापारियों के मास्क पहनने और टीके के दोनों डोज लगवाने के बाद प्रवेश सुनिश्चित करने को कहा गया है। चलिए, मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानी बढ़ने लगे हैं। बिना मास्क पहने घूमते दिखे तो जुर्माना देना होगा। 500 का जुर्माना और सख्ती से पालन कराया जाएगा नियमों का। पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानी बढ़ने लगे हैं, लेकिन इन सैलानियों के लिए बिना मास्क के घूमना भारी पड़ सकता है, क्योंकि 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वैक्सीन की डोज होनी जरूरी है। बिना उसके प्रवेश नहीं होगा। तो फिलहाल मौसम बदल रहा है, ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी भी कुछ समय में शुरू हो जाएगी। धनराज गर्ग संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धनराज, फिलहाल मौसम कैसा है मसूरी का, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जब अधिक संख्या में हम सैलानियों को देखते हैं। फिलहाल वहां क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो मौसम कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सर्द मौसम नजदीक आ चुका है और सर्द मौसम होने लगा है। वहीं यदि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी जरूर होती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में
तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो मसूरी है, यानी कि पहाड़ों की रानी कही जाती है मसूरी, और वहां पर भी जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम बड़ा ही सुहाना वहां पर बना हुआ है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में धूप जरूर खिली है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में सूर्य देव के कहीं भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो सैलानी है वो एक तरीके से रुख करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों का, तो मसूरी भी उन्हीं में आता है, और मसूरी भी एक पर्यटक क्षेत्र है, और वहां पर लगातार सैलानियों के लिए गाइडलाइन क्या बनाई गई है, क्या जरूरी रखा गया है? जी ममता, बिल्कुल जिससे भले ही उत्तराखंड के अंदर कोरोना के मामले कम हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी सतर्क बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही में FRI में 11 अधिकारियों में कहीं ना कहीं कोरोना की पुष्टि हुई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है, और साफ तौर पर कहा है कि जो सैलानी आएंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, और दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, तभी वो उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। वहीं यदि बात की जाए नियमों की, तो यदि कोई नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है तो उस पर कहीं ना कहीं जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई बिना मास्क के घूमता हुआ मिलता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और सख्ती से नियमों का पालन भी कराया जाएगा। ममता, वहीं यदि बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जब कोई सैलानी बिना मास्क के घूमता है तो कहीं ना कहीं उसको जुर्माना भरना होता है, तो इसके लिए सैलानियों को भी अब सावधान रहना होगा कि कहीं उनको जुर्माना ना भरना पड़ जाए। ममता, लेकिन धनराज, जब मौसम परिवर्तित हो रहा है, सैलानी पहुंच रही हैं, ऐसे में जांच का क्या दायरा है? क्या RT-PCR रिपोर्ट की भी मांग की जा रही है? क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी ये भी हो जाता है कि कोरोना के काल में लोग नहीं पहुंच रहे थे, जो व्यापारी हैं उनमें निराशा थी, लेकिन क्या अब व्यापारी खुश हैं? क्या अब वो संतुष्ट हैं, या फिर अभी भी उन्हें कोई और उम्मीद है? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक मुस्कान जो थी वो खत्म सी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनका रोजगार नहीं चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना काल खत्म हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई थी कि कहीं ना कहीं उनका व्यापार चल पाएगा। और जिस तरीके से देखा भी जा रहा था कि लगातार सैलानी उत्तराखंड का दौर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें लगातार जो व्यापारी हैं वो खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो चलने लगी थी। तो अब जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं उनमें एक मायूसी जरूर व्यापारियों ने छाई है कि कहीं दोबारा से उनका धंधा चौपट ना हो जाए। तो चलिए धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो अब मसूरी में पर्यटक पहुंच रही हैं और उन्हें तमाम नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें ये भारी पड़ सकता है। फिलहाल एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस में बरकरार था, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं है, धन सिंह रावत ने स्पष्ट कर दिया। इस मामले में जल्द बैठक करूंगा, धन सिंह रावत ने कहा। कर्नल कोठियाल ने छात्र संघ आंदोलन को दिया समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से जो कॉलेज हैं उनमें जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में छात्रों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब इसको लेकर जो असमंजस था वो थोड़ा तो कम हुआ है, क्योंकि धन सिंह रावत ने कहा है कि चुनाव को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मामले में जल्द बैठक करूंगा। दरअसल कर्नल कोठियाल ने छात्र संघ आंदोलन को लेकर अपना समर्थन दिया था। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, छात्र संघ चुनाव को लेकर जो असमंजस था, क्या अभी भी बरकरार है या धन सिंह रावत के बयान के बाद कुछ स्पष्ट हुआ है? देखिए ममता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले मैं धन सिंह रावत के साथ था और तमाम तरीके की विषयों पे मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बताया, छात्र संघ चुनाव को लेकर के मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए चुनाव को लेकर के उनको कोई ऐसी रोक लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना की दृष्टि से हमने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, लेकिन छात्रों की प्रबल मांग को लेकर के वो छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कोविड जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन उन लोगों को करना पड़ेगा। और आज 5 बजे जो धन सिंह रावत है वो उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो वो दोनों चीज की आज बैठक लेंगे और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद जो चुनाव होने छात्र संघ के उसकी परमिशन वो दे देंगे। ममता, कर्नल कोठियाल ने छात्र संघ आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। देखिए कर्नल जो कोठियाल की बात करें या हरीश रावत की बात करें,
दोनों ही विपक्षी दल में नेता हैं और सरकार को घेरने के लिए जो तमाम तरीके के मुद्दे उनको मिल रहे हैं उसको समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे वो आप छात्र संघ चुनाव को ले ले, चाहे वो कोरोना को लेकर के तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो धरने प्रदर्शन उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उनको समर्थन देने का काम कर रही है। जब इनकी सरकार थी तब भी तमाम तरीके की, अगर बात कांग्रेस सरकार की करें तो इनकी सरकार थी तमाम तरीके के मुद्दों पर इनको भी छात्र संघ ने घेरा था, छात्र चुनाव को लेकर के इनकी सरकार को भी घेरा गया था। तो अगर चलिए संचित, तमाम तो जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। इस बीच एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट दे दें। चंडीगढ़ में आज होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट, और पंजाब भवन में अब 1 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम चन्नी ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये भी बताया है जनहित के फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो जो बैठक कैबिनेट की होनी थी फिलहाल वो स्थगित कर दी गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में आज होने वाली थी और अब ये बैठक पंजाब भवन में 1 दिसंबर को होगी। सीएम चन्नी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जनहित के फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।